कुछ मेरा होता तो पूरी तरह मेरा होता ना। मेरा तो मैं उसको मानूंगा जिसको छीनने का किसी का हक ना बचाओ, जिस पर कभी भी कोई भी आकर के दावा ठोक सकता है। वो चीज मेरी कैसे होगी बताओ? डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो रुकी हुई थी और जो कोल ऊर्जा थी मैं उसको वापस लेके आऊंगा। आई रेज कोल फ्रॉम द डेड। दुनिया भर में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, भारत हो अमेरिका हो, और ये जो पूरा विंग है इसको प्रकृति की एक घेरे की नहीं परवाह है। इसको बस ये है मेरी भावनाएं, मेरा राष्ट्रवाद, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए अगर कोयले में आग लगानी पड़े लगा दो, दुनिया में आग लगानी पड़े लगा दो। हमारी शिक्षा, संस्कार, दर्शन, धर्म सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। धर्म से मेरा है लोक धर्म। नहीं तो अगर आप वास्तविक धर्म की बात करें जो दर्शन पर आधारित है, वो तो साफ बताता है कि पैदा हुए हो ताकि मुक्त हो सको, जो अपने भीतरी बंधन उनको काट सको। इसे थोड़ी पैदा हुए हो कि जा करके और ज्यादा आइसक्रीम खाओ, इधर तोड़ो उधर काटो और अपने लिए कहो कि सब काट कूट के जंगल मैंने अपने लिए महल बनाया है, या कि मैंने बहुत सारे बच्चे पैदा करे हैं। इसे थोड़ी पैदा हुए हो तो। अब भूलो नहीं कि इस ग्रह पर सबका साझा हक है। हमने सारे समुद्र बर्बाद कर दिया, हमने पहाड़ बर्बाद कर दिए, हमने जंगल सारे काट दिए। क्लाइमेट चेंज अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जिएंगे क्या? ये मछलियां, ये पक्षी, ये पेड़, ये इतनी प्रजातियां, इनका कोई हक नहीं है। निर्मम, निर्मम माने मेरा नहीं, मेरा नहीं। कुछ मेरा होता तो पूरी तरह मेरा होता ना। मेरा तो मैं उसको मानूंगा जिसको छीनने का किसी का हक ना बचाओ, जिस पर कभी भी कोई भी आकर के दावा ठोक सकता है। वो चीज मेरी कैसे हो गई बताओ? होटल का कमरा मेरा है, होटल का कमरा मेरा है क्या? ज्यादा सो जाओगे अभी वो आके खटखटाएगा, कहेगा अरे चेकआउट चेकआउट। तुम्हारा कैसे हो गया? और बाल माय रूम, ठीक है व्यवहार की बात है, बोल दिया मेरा कमरा, पर है थोड़ी तुम्हारा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक सूफी संत की कथा है। वो एक बादशाह का कुछ रहा होगा, महल हवेली कुछ, तो उसके नीचे से गुजर रहा था। तो वहां खड़े रहे होंगे उसके कुछ सैनिक वैनिक, तो उनसे पूछता हाँ भाई ये सराय किसकी है? बोलते मरना है तुझे? बादशाह बहादुर की हवेली को सराय बोल रहा है? बोलते तुझे कुछ पता नहीं, हट। फिर दूसरे को बुलाता है, बोलते तुम बताओ ये सराय किसकी है? तो यही भाड़ा का डाल दूंगा अंदर बिल्कुल, दोबारा सराय बोला तो। फिर तीसरे को बुलाता है। अब शाम का समय था, ऊपर वो टहल रहा था छत पर बादशाह, उसने नीचे ही सब तमाशा देखा। बोल रहा है कि ये घूम रहा है नंगा, और जो आ रहा है उसी को बुला बुला के कह रहा है ये सराय किसकी है। तो उसको कुछ खटका हुआ, बोला इसको अंदर भेजो। वो अंदर आया, बोले कैसे कर रहा है तू सराय? बोलता अच्छा इसमें कौन रहता था? बहुत पुरानी है आपकी लग रहा है। बोला हाँ बहुत पुरानी, खानदानी है, 200 साल। बोले कौन रहता था? बोले परदादा रहते थे। बोले अच्छा अब वो कहाँ है? बोले अब वो नहीं रहते। अच्छा ठीक है, फिर कौन रहता था? बोले दादा रहते थे। अब वो कहाँ है? नहीं रहते। फिर कौन रहता था? अब्बा जान रहते थे। अब वो कहाँ है? इतनी देर में उसको जो है ट्यूबलाइट जलने लग गई थी। बोलता अब आप रहते हैं? एकदम उसने जली हुई नजरों से उसको देखा। बोलता है तो तू आदमी गड़बड़, पर तेरी बात आ गई समझ में मुझे। है तो ये सराय, कैसे कह दूं कि मेरी है? जो चीज छिन जानी है उसको अपना कहने का क्या तुक है? और छीननी भी ऐसे है कि छीनने वाला बता के नहीं छीनेगा, अचानक आएगा, कोई नोटिस नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं, बस आकर के लेकर के चला जाएगा। उसको अपना कैसे बोल रहा हूं? निर्ममता। मेरा नहीं है। क्या होता है आपका? आपके पास नोट है, अभी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, रखे रहो। क्या कर लोगे? आपकी चीज कैसे है बता दो ना। उस पे लिखा होता है मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो तोड़ दे वचन तो? वचन ही तो दिया है, नहीं तो वो क्या है? वो कागज का टुकड़ा है बस। सारी कीमत उस वचन की है जो किसी ने दिया है, और वचन तो इंसान का ही है, इंसान जिसने सब कुछ तोड़ रखा है। इंसान की तो जाति बेईमानी की है।
अब वचन के, किसी और के वचन के आधार पे अपने आप को अमीर बोल रहे हो। अमीर कैसे हो गए आप? बोले नहीं, हम नोट में रखते ही नहीं, हमारा बैंक में है सारा माल। वो जो बैंक है उसको कौन चला रहा है? परमपिता परमात्मा। इतने बैंक डूब गए, ये वाला भी डूब जाएगा, क्या कर लोगे? और बैंक नहीं डूबेगा, इतना ही करना उन्हें, तुम्हें तुम्हारे अकाउंट से लॉग आउट करा दें, बस खत्म। अब निकाल लो जितना पैसा निकाल सकते हो। उन्हें इतना ही कहना है तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, अब निकाल लो। हम अदालत जाएंगे, वहां कौन बैठा है? परमात्मा। वहां भी तो कुर्सी पे कौन बैठा है? इंसान ही बैठा है। और इंसानों के तो तुम जानते हो तौर तरीके, नक्शे। निकलवा लो पैसे जैसे निकलवा सकते हो। कितने लोग थे जो पलक झपकते गरीब हो गए, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं बचा उनके पास। क्योंकि जो चीज है वो किसी और की है। पैसा सामाजिक होता है। पैसा सामाजिक होता है, समाज ने दिया है। और जब तक समाज चाहेगा तब तक ही तुम्हारे पास जो पैसा है उस पैसे को आप दौलत बोल सकते हो। जिस दिन समाज नहीं चाहेगा, आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, भले ही आप इतना बड़ा कोई अंक रखे हो अपने नाम के साथ, उस अंक की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। निर्ममता मेरा नहीं है। ये थोड़ी अपनी गरिमा की बात होती है ना। ऐसी चीज को अपना बोल रहे हो जो को भी आके ले जाएगा, बुरा नहीं लगता? अगर अपना बोल दिया तो फिर वो चीज छीननी नहीं चाहिए, ये शर्त है। और अगर अपना, और अगर छीन सकती है तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, मेरी नहीं है। ये बहुत संवेदनशील लोगों का काम है, बहुत प्रेमी लोगों का काम है। जिसको शायरी में कहें तो जो दिल का टूटना बर्दाश्त बिल्कुल ना कर सकते हो। जिनको अब हो गया हो कि इतनी बार धोखा खाया, भरोसा गवाया, अब और हमारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। किसी चीज को अगर मैं कह दूं कि मेरी है तो फिर वो कभी छीननी नहीं चाहिए। और जो चीज छीन सकती है, निर्ममता, जो छीन सकता है वो मेरा नहीं। अपना अगर किसी चीज को बोल दूंगा फिर वो चीज छिनेगी तो वैसे ही हो जाएगा जैसे किसी ने मेरी बाह उखाड़ ली हो। बहुत दर्द होता है। जो मेरा है अगर वो छिन जाएगा तो बहुत दर्द होता है। मुझे वो दर्द नहीं चाहिए। मैं अपना बोलूंगा ही नहीं उसको जिस पर अभी किसी और का हक बाकी है। चाहे वो हक काल का ही क्यों ना हो। काल का भी हो सकता है, समाज का हो सकता है, सरकार का हो सकता है, किसी का भी हक हो सकता है। पर अभी किसी वस्तु पर अगर किसी का अधिकार बाकी है तो उस वस्तु पर मैं ममत्व का दावा नहीं रखूंगा। मेरा नहीं है। काय का मेरा? मेरा क्या है? यूं ही है। सिनेमा हॉल में बैठ करके देख रहे हो वहां पे मूवी, वापस लौटते हो तो कुर्सी उखाड़ के घर ले आते हो। तो काहे को बोल रहे हो मेरी सीट? यही काम फ्लाइट में करते हैं। बोल रहे सीट मेरी है तो उखाड़ के घर ले जाओ। आपकी कहाँ है? आपको किसी ने बैठने की इजाजत दे दी है, और इजाजत तो गुलामों को दी जाती है। अतिशयोक्ति कर रहा हूं पर इशारा समझिए। 3 घंटे की फ्लाइट में आपको बोल दिया गया है बेटा जाके उस पर बैठ जाओ 16 सी पे। और फ्लाइट उतर गई है, उसके 2 मिनट बाद तक और बैठ के दिखाओ। मुझे बहुत प्यार से बोल रही थी ना आप क्या लेंगे। अब वो कहेगी आप क्या लेंगे, या तो खुद उतर जाइए नहीं तो हम देते हैं। समझ में आ रही है बात? अब व्यवहारिक बात यह है कि रहना इसी दुनिया में है, बैठना उसी सीट पर है। तो ठीक है, उनके बीच में रह लेंगे, अपनेपन का दावा करे बिना। जो मेरा है सचमुच उसको तो अभी मुझे पाना है। इसी बात का तो सारा युद्ध है। जो अभी मिला नहीं उसको पहले ही घोषित कर दूं कि मिल गया, तो फिर काहे का युद्ध है? युद्ध है सो क्यों बचा? कोई युद्ध नहीं है। जो सचमुच मेरा है, जिसको काल भी मुझसे नहीं छीन सकता, वो तो अभी पाना शेष है। उसी का तो युद्ध है सारा।
समझ में आ रही बात ये? हमेशा चेकआउट करने को तैयार रहो, हमेशा, हमेशा। जिस भी वस्तु से संबंधित हो, उससे चेकआउट करने की तैयारी हमेशा रहे। इसलिए नहीं कि अहंकार बहुत घना है, इसलिए क्योंकि तुम सत्यता जानते हो। तुम जानते हो यहां बात सचमुच क्या है। जब जानते हो तो पराई जगह पर गद्दी जमाने का कोई अर्थ नहीं ना। उठने की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा। एक पुरानी फिल्म थी, उसमें जो अभिनेता थे राजकुमार, उनका एक था संवाद, एक जेब में सिगार और दूसरे में इस्तीफा रख के चलते हैं। जहान के हाथ में तंबाकू ऐसा का होना पाइप चाहिए। और जेब में इस्तीफा रहता है। जिंदगी में जो भी चीज है उसके प्रति इस्तीफा हमेशा तैयार रहे, अपनी देह के प्रति भी। किसी भी दिन खबर आ सकती है, किसी भी दिन खबर आ सकती है। जो अंततः मैंने ब्यूरोक्रेसी स्वीकार नहीं करी, और अभी इतने अभी अटेम्प्ट बाकी बचे थे, मैं और कोशिश कर सकता था कि चलो सीधे आईएएस में ही घुस जाऊं, उसकी भी मैंने कोशिश ही नहीं करी, ही नहीं करी। उसकी एक वजह ये भी थी, धीरे धीरे तैयारी की प्रक्रिया के दौरान ही देखने लगा था कि यहां मैं करूंगा क्या। जब इनके मन में आएगा ये मुझे उठा के कहीं फेंक देंगे। कोई सीनियर, कोई मिनिस्टर जब चाहता है मेरा इस्तीफा, इस्तीफा नहीं, मेरा तबादला करा देगा। और उसी प्रक्रिया के दौरान मैं मिलने लग गया था, और जो सिविल सर्वेंट्स थे या मेरे ही जो सीनियर्स थे जो सेलेक्ट हो गए थे, तो एकेडमी जाके उनसे मुलाकात वगैरह भी, वहाँ वो खुद ही मुझसे बोलते थे हंस के, बोलते थे तू यहाँ करने क्या आया है, ये लोग वैसे भी तुझे 4-5 साल में निकाल ही देंगे। ये बिल्कुल मतलब कोई इसमें मिलावट नहीं है। एक नहीं, 2-3 लोगों ने बोला, बोले तू 5 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा यहाँ पे, ये निकाल देंगे तुझको। क्योंकि वो मेरे ही कॉलेज के सीनियर थे, तो मेरे रंग ढंग जानते थे। तो तुम करते हो चीजों को अपनेपन के साथ, और यहां पर चीजें करनी पड़ती हैं नियमानुसार, अपने अनुसार नहीं, नियम अनुसार। यहां तो तुम जब किसी काम में जैसे ही पांव जमाने लगोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है। ज्यादा दिल लगाओगे तो और जल्दी वहां से हटा दिए जाओगे। तो तुम यहां क्या करने आ रहे हो? यहाँ क्या तुम्हारा है? तुम किसी काम में रहोगे, वहां तुम कोई चीज शुरू करोगे, एक बार तुम्हें वहां से हटा दिया गया, अब तुम्हारे बाद जो आया है वो तुम्हारी चीज का क्या कर रहा है तुम्हारे हाथ में थोड़ी रहेगा। तुमने बहुत दिल से कुछ काम शुरू करा, और ये सब रहता है अपने हाथ में। आपको योजना शुरू कर दीजिए, इस तरह के जो है थोड़ा पावर्स रहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं चीजें। पर एक बार आप उससे हट गए, आप क्या कर लोगे? और कोई अदालत आपके डिपार्टमेंट को रोक नहीं सकती है आपको हर साल 6 महीने में इधर से उठा के उधर पटक देने में। कोई भी कारण बताया जा सकता है, तो क्या कर सकते हो इसमें? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। मगर बात तो सही है, यहाँ अपना क्या है? हुँ? निर्ममता। जब ये भाव आता है कि अपना नहीं है, तब ये चेतना जगती है कि जो अपना है उसको पाना है। कैसे जानेंगे कि कुछ अपना पा लिया?
जब पराई स्थितियां, बाहरी स्थितियां आपको भीतर से डिगा ना पाए, तब आपने कुछ अपना पा लिया। अपना वो है जो परायों से रिश्ता ना रखता हो, ठीक है ना। साधारण बोलचाल में भी कहते हैं ना, मेरा तो वो है जो किसी और का ना हो। तो अपना पा लिया, इसका प्रमाण ये होगा कि अब बाहरी आकर के जो आपका अपना है उसको हिला डुला नहीं पा रहे, उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा के साथ ममत्व तो कभी चलता नहीं, ममता शब्द आत्मा के साथ जोड़ के तो देखा जाता नहीं। ये क्या बात है, ये राज समझिएगा। ममता हमेशा अहंता के साथ चलती है। ममता का अर्थ होता है जो चीज मेरी है वो ये रही, तो मैं और ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, मेरा भाव अहंता का, इसके प्रति ममता का, ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है। आत्मा का मतलब है वो पा लिया जो सचमुच मेरा है, जो सचमुच मेरा उसको पा लिया। तो फिर ममता शब्द क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अगर कुछ सचमुच आपका है तो वो आपसे अलग नहीं हो सकता ना। अब तो मैं ही हूं, फिर मम नहीं बचता, फिर मैं बचता है बस। अगर मम बचा है तो इसका मतलब है कि जिसको आप अपना बोल रहे हो वो पराया है, बाहर का है, उसको बोल रहे हो अहम मम। जब सचमुच कुछ अपना मिल जाता है तो वो यहां नहीं रखा होगा, यहां रखा होगा तो अभी ये उठा के आएगा, भाग के आएगा, उसको उठा के ले जाएगा, भग जाएगा। अगर ये उठा के ले गया तो फिर मेरा कहां था? जो सचमुच मेरा होगा वो यहां होगा, यहां, उसको पाना होता है। इसलिए ये ममता गलत है, क्योंकि इसको ही अगर अपना बोल दिया तो ये फिर कभी मिलेगा नहीं। निराशी निर्ममो भूत्वा विगत ज्वर युद्धस्व। तो जो बड़े बड़े दुनिया कैपिटलिस्ट हैं, इलॉन मस्क जैसे, इनको आप बहुत सुनोगे बोलते हुए कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। एक दिन वो किसी से बोल रहे थे, बोले सोचो दुनिया की जो अभी आबादी है, अगर इसकी 100 गुना हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात होगी। जितनी अभी आबादी है उसमें एक मोजार्ट पैदा हुआ, अगर 100 गुनी आबादी हो गई तो 100 मोजार्ट पैदा होंगे। मैंने कहा, मेरे सामने बोला होता तो मैं कहता कि 100 गुनी आबादी हो गई तो 100 मस्क भी तो पैदा हो जाएंगे। तो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? पर ऐसी ऐसी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें करी जा रही हैं कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, जबकि अभी ये जितनी आबादी है उसको खिलाने के लिए पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है। उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी आबादी कुपोषित है। लेकिन वो लोग जो अपने कोटे से कहीं ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। नहीं बढ़ानी भाई। और भी जो प्रजातियां हैं पृथ्वी पे, उनको जीने का कोई हक है कि नहीं है? या तुम ही अपनी आबादी बढ़ाते रहोगे? प्रतिदिन 1000 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के 70% जीव जंतु हमने विलुप्त कर दिए। सिर्फ 50 साल, 50 साल कुछ भी नहीं होता। 50 साल के अंदर अंदर दुनिया के 70% हमने प्रजातियां विलुप्त कर डाली। तुम ही जीते रहोगे, तुम ही अपनी बढ़ाते रहोगे, और महिलाओं के पीछे पड़े हो कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। जिए नहीं, बच्चा पैदा करे। मैं तो और आगे जाके कहता हूं, मैं कह रहा हूं ये बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम ही महिला के शरीर से निकाल दो, क्योंकि ये महिला की जिंदगी पर बहुत बड़ा बोझ होता है। वो कुछ नहीं कर पाती। एक बार बच्चा पैदा हो गया, वो जिंदगी में कौन सा और काम करेगी? पहले 9 महीने वो पेट में रहेगा, उसके बाद कम से कम 5 साल उसको फुल टाइम अटेंशन देना पड़ता है। 5 साल भी कम बोल रहा हूं। हमारे यहाँ तो भारत में ममता इतनी ज्यादा होती है कि वो 15 साल तक उसे फुल टाइम अटेंशन देती हैं, और एक पे रुकते भी नहीं, 2 3 4 होते हैं। अब वो क्या जिंदगी में कला बढ़ाएगी, साहित्य बढ़ाएगी, विज्ञान बढ़ाएगी, खेल बढ़ाएगी, राजनीति बढ़ाएगी? कुछ नहीं बढ़ाती, वो बस आबादी बढ़ाती है। तो मैंने तो बोला है कि ये जो बच्चा पैदा करने वाली चीज है, ये महिला के शरीर में होनी ही नहीं चाहिए। तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि ये पूरा जो काम है, क्या करना है आपको, एक एग सेल चाहिए और एक स्पर्म सेल चाहिए।
उनको तो आप शरीर से बाहर भी मिला करके बच्चा पैदा कर सकते हो, क्यों महिला की जान ले रहे हो? कितनी महिलाएं तो प्रसव में ही मर जाती हैं, उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है। और प्रसव में जो पीड़ा होती है वो 42 हड्डियों के टूटने के बराबर होती है। पुरुष जो कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, उनको कहो तुम्हारी पहले 42 हड्डियां तोड़ के दिखाते हैं, दर्द कितना होता है बच्चा पैदा करने में। 42 हड्डियां एक साथ टूट रही हो, इतना दर्द होता है चाइल्ड बर्थ में। और महिलाओं को कहा जा रहा है तुम पैदा करो, तुम पैदा करो। काहे को पैदा करे वो? उसको दर्द अगर झेलना भी है तो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए झेलेगी ना, या यही करने के लिए पैदा हुई है वो कि पहले वो बच्चा पैदा करे, फिर टट्टी साफ करे, फिर ये करे, फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट हो जाए? काहे के लिए भाई? इंसान है, मशीन है, गाय है, भैंस है, दूध देने का यंत्र है, क्या है वो? तो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा कि अरे बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी आ रही है, दुनिया की आबादी कम हो रही है। बहुत लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आबादी कम हो रही है तो ये सेलिब्रेशन की बात है। जितनी कम हो रही है उससे ज्यादा गति से और कम होनी चाहिए। पृथ्वी 8 अरब 10 अरब मनुष्यों का बोझ नहीं उठा सकती। आबादी का कम होना जरूरी है। कम हो रही है, अच्छी बात है, खतरे की बात नहीं है। साधारण गणित है, अरिथमेटिक। कितने रिसोर्स चाहिए और पृथ्वी कितना दे सकती है, सीधा सीधा गणित है। आपको एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए उतने 800 करोड़ लोगों को देने के लिए 7 पृथ्वियां लगेंगी। कहां से लाएं 7 पृथ्वियां? दुनिया के जितने लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा कि उनका अमेरिका जितना पर कैपिटा कंजम्पशन हो जाए, पर एक गरिमा युक्त अगर उन्हें जीवन जीना है, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए कुछ तो कंजम्पशन करोगे ना। उतना कंजम्पशन अगर दुनिया का हर आदमी, सारे 800 करोड़ लोग करने लगे तो तुमको चाहिए कम से कम आधा दर्जन पृथ्वियां। कहां से लाओगे? तो आबादी तो कम करनी पड़ेगी बाबा। और भूलो नहीं कि इस ग्रह पर सबका साझा हक है। हमने सारे समुद्र बर्बाद कर दिए, हमने पहाड़ बर्बाद कर दिए, हमने जंगल सारे काट दिए। क्लाइमेट चेंज अच्छे तरीके से जानते हो। हम जिएंगे क्या? ये मछलियां, ये पक्षी, ये पेड़, ये इतनी प्रजातियां, इनका कोई हक नहीं है। अब मामला बर्दाश्त की हद से बहुत आगे जा चुका है। फिर से याद करो, मैंने कहा हम रोज 1000 प्रजातियां साफ कर रहे हैं। 1000, मैं नहीं कह रहा हूं 1000 जानवर काट रहे हैं। जानवर तो हम रोज करोड़ों में काट रहे हैं, मछलियां मिला के। मैं कह रहा हूं एक्सटिंक्शन कर रहे हैं हम 1000 प्रजातियों का हमेशा के लिए, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो आबादी तो कम करनी पड़ेगी। जहां जहां आबादी कम हो रही है उनको बधाई दो। आज बधाई का पात्र वो नहीं है जिसके घर में बच्चा पैदा हो गया है। आज बधाई के पात्र वो है जिन्होंने बच्चा नहीं पैदा करा है। उनको जाके बोलना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज बधाई इसमें नहीं कि कोई बच्चा हाथ में लेके अपनी तस्वीर डाल रहा है, कह रहा है ओ माय एंजल, माय बंडल ऑफ जॉय हैज जस्ट डिसेंडेड। आज बधाई उसको दो जिसके हाथ में बच्चा नहीं है, किताबें हैं। बल्कि अगर कोई बच्चे के साथ अपनी फोटो वोटो डाल रहा है तो उसको उस पर जाकर के इमोजी ये वाला बनाओ, या वो जो होता है ना, वो जो लाल लाल गुस्से वाला चेहरा। किसी ने डाला कि मेरा पैदा हुआ है, खासतौर पर, चलो पहला तो ठीक भी है, बहुतों को बड़ी चाहत होती है बच्चा हो, तो एक बच्चा तो चलो ठीक भी है। पर जहां किसी ने अपने दूसरे बच्चे का डाला, तहां उसको तो यही दिखाना चाहिए। और तीसरे वाले को तो ये होना चाहिए कि FIR करो इसकी। ये एक मूल चीज बैठी हुई है, आत्मज्ञान। जब मैं बोलता हूं, यहां तक बहुत लोगों ने रुचि से सुना होगा, अब जैसे ये बोलूंगा लोग कहेंगे नहीं 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 ये तो अब। लेकिन आप ये समझ नहीं रहे हो कि क्लाइमेट चेंज न तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, न साइंटिफिक प्रॉब्लम है, न इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन है। ये इंसान के दिल की समस्या है, ये कंज्यूम करने की हमारी हवस की समस्या है। और जब तक इंसान की शिक्षा में, परवरिश में, संस्कार में ये बात रहेगी कि तुम भोगने को पैदा हुए हो, तब तक इस क्लाइमेट चेंज की समस्या का कोई समाधान नहीं है। और समाधान के लिए हमारे पास वक्त है भी नहीं। क्या समाधान करेंगे हम? कितना वक्त बचा है? ये बात अक्षय जी मैंने कभी स्टडी में भी पढ़ी थी
कि 1999 के बाद में लगभग 1500 उपाय विश्व में हुए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उनमें से केवल 4% उपाय ही पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऐसा ही बिल्कुल यही एकदम 50 के आसपास एकदम। और भारत में तो जितने भी हुए उनमें से एक का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। भारत कुछ कर ही नहीं रहा है, भारत को कुछ नहीं करना है। हम विश्व गुरु हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें विकास चाहिए। अभी आचार्य जी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो उसमें भी आया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी जो खड़े हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो रुकी हुई थी और जो कोल ऊर्जा थी मैं उसको वापस लेके आऊंगा, आई विल रेज कोल फ्रॉम द डेड। दुनिया भर में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, भारत हो, अमेरिका हो, और ये जो पूरा विंग है इसको प्रकृति की एक धेले की नहीं परवाह है। इसको बस ये है मेरी भावनाएं, मेरा राष्ट्रवाद, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए अगर कोयले में आग लगानी पड़े लगा दो, दुनिया में आग लगानी पड़े लगा दो। इसकी आचार्य जी एक रिपोर्ट भी आई थी कि एक कार्बन ब्रीफ करके यूके स्थित एक संस्थान है, उन्होंने बताया था कि इस साल की शुरुआत में नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में यदि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाती है तो 2030 तक अमेरिकी उत्सर्जन में 4 अरब टन की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है और इससे 900 अरब डॉलर का से अधिक का वैश्विक जलवायु नुकसान होगा। ये जब भी ऐसे बोला करें ना तो इसको हमेशा प्रतिशत के तौर पे बताया करें, नहीं तो लोगों के लिए आप बोले 9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोले 9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, लोगों के लिए सब एक बराबर होता है। तो जब भी कभी आप क्लाइमेट अवेयरनेस का काम करें तो परसेंटेज के तौर पे बताएं, नहीं तो ये फिगर्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 280 ppm था 1850 में प्री इंडस्ट्रियल लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, अभी कितना है? अभी 420 से 440 ppm के बीच में, हर साल 2 ppm बढ़ता है, हर साल 2 ppm बढ़ता है। माने जितना था, जितना होना चाहिए पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए, उससे 50% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त वातावरण में है। जितना हो सके लोगों को बताइए कि तुम्हारी हवस ने, तुम्हारी गलत फिलॉसफी ने, तुम्हारा ये जो रॉन्ग लाइफ फिलॉसफी है उसने क्या कर डाला। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो गई है, तुम्हारी जिंदगी का सेंटर ही गलत है। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम हैप्पीनेस के लिए और कंजम्पशन के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें कोई नहीं, वो जो एल वर्ड है कोई नहीं बता रहा, लिबरेशन, तुम्हें सी वर्ड बताया जा रहा है, कंजम्पशन। जब तक जिंदगी का उद्देश्य लिबरेशन की जगह कंजम्पशन रहेगा तब तक जिंदगी ज्यादा चलनी ही नहीं है। हमारी शिक्षा, संस्कार, दर्शन, धर्म सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। धर्म से मेरा आ जाए लोक धर्म, नहीं तो अगर आप वास्तविक धर्म की बात करें जो दर्शन पर आधारित है, वो तो साफ बताता है कि पैदा हुए हो ताकि मुक्त हो सको, जो अपने भीतरी बंधन को काट सको। इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो कि जाकर के और ज्यादा आइसक्रीम खाओ और ज्यादा इधर तोड़ो उधर काटो और अपने लिए कहो कि सब काट कूट के जंगल मैंने अपने लिए महल बनाया है, या कि मैंने बहुत सारे बच्चे पैदा करे हैं, इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो तुम। ये जो बच्चे पैदा करने वाली बात है ना, ये लोग इसकी बात ही नहीं करना चाहते। सारी बात ये है कि कार्बन एमिशन हो रहा है हमारे कंजम्पशन से, और कंजम्पशन वही तो लोग करेंगे ना जो हैं। हम प्राकृतिक जगहों की बात करते हैं, हर जगह प्राकृतिक जगह है, पर जिस जगह पर इंसान पहुंच जाता है वहां प्रकृति को काट देता है। नहीं तो हर जगह तो प्राकृतिक जगह है, जो भी प्राकृतिक जगह होती है वो आपके लिए पर्यटन की जगह बन जाती है। किसी भी जगह से इंसान को हटा दीजिए, वो जगह पर्यटन की जगह बन जाएगी। और इंसान को हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे इंसान मर जाएं। बात बस इतनी सी है कि भारत देश उदाहरण के लिए जितने लोगों का निर्वाह कर सकता है उससे शायद 4-5 गुना ज्यादा है हमारी आबादी। दुनिया में अभी 800 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। अनुमान कहते हैं कि सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन 200 से 400 करोड़ के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। इतने लोग हैं तो ये पृथ्वी तुम्हारा बोझ उठा सकती है, इसके आगे पृथ्वी बोझ नहीं उठाएगी। पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है तुम्हारे कंजम्पशन के लिए। तुम्हें कंज्यूम करना है तो रिसोर्स होना चाहिए ना, रिसोर्स है ही नहीं तो क्या कंज्यूम करोगे, कहां से, क्या एक और पृथ्वी लेके आओगे। डीग्रोथ और डीपॉपुलेशन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जो हवस के सौदागर हैं वो इन्हीं 2 तरीकों पर उंगली उठाते हैं और आपको समझने नहीं देना चाहते कि तुम्हारी जीडीपी की अंधी हवस और तुम्हारे बच्चा पैदा करने की हवस, इन्होंने ही जीवन को बर्बाद कर दिया। ये व्यापारी तो बोलेगा ही ना कि मुझे और बड़ी मार्केट चाहिए, तो कहते हैं आबादी और बढ़ाओ और बढ़ाओ। मेरे खुद 12 बच्चे हैं, आबादी और बढ़ाओ। और तुम्हें दिख नहीं रहा वो आबादी क्यों बढ़वाना चाहता है? ताकि उसका माल और बिके, मुनाफा और कमाए। ये हमारे लोक नायक हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं।